इस वक्त गर्मियों की तपती दोपहर में अपनी दुकान पर चंद एक ग्राहकों को सामान पकड़ाने के बाद फारिग बैठा था। दिन की इस पहर अमूमन ग्राहक कम ही आया करते थे, कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 2:30 बज रहे थे और अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी थी। घर जा कर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास बस एक मकान ही था जिसमें बसने वाले लोगों को मेरे खाने पीने आराम से कोई गरज नहीं थी। उन्हें तो बस मेरे कमा कर लाए हुए पैसों से मतलब था, और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूं तो क़यामत ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा था। अभी मैंने दुकान का शटर नीचे नहीं किया था कि सामने से आती हुई एक मासूम बच्ची पर मेरी नजर पड़ी। वो मेरी ही तरफ बढ़ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा इसे देखने लगा कि शायद वो कोई चीज सामान लेने आ रही हो। इसके हाथ में कपड़े से ढकी कोई चीज थी जो इसने पास आकर मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए उम्मा ने भेजा है। मैं हैरान हुआ कि अभी मैंने खाना लेने के लिए दुकान से कदम निकाला ही था और अभी किसी ने मेरे लिए खाना भेजा था। मैंने बच्ची से वो खाना लिया और शुक्रिया अदा करके दुकान में जाकर खाने बैठ गया। खाना बहुत ही ज्यादा लजीज था, किसी ने बड़े दिल से पकाया था। मैं खाने से फारिग हुआ तो एक एक करके ग्राहक भी आने लगे। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची खाना लेकर आई और बोली, अम्मा ने भेजा है। अब हर रोज यही सिलसिला चल पड़ा था। मेरे लिए अनवा अकसाम के खाने रोज रोज आने लगे थे जो खाकर मैं पेट भर लेता। कोई एक हफ्ता हो गया था वो बच्ची हर रोज खाना लाती रही, लेकिन मैंने इससे ये नहीं पूछा कि वो कौन है और उसकी उम्मा मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। ये सवाल आज ही मेरे दिमाग में आया था और फिर दोपहर में ईंट हुई तो मैंने इसके सर पर हाथ रख कर पूछा कि बेटा आप कौन है और आपकी उम्मा हर रोज मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। तो बच्ची ने जो कहा वो मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन और परेशानी का बाइस था। यानी मैं अनजाने में किसी और का खाना हर रोज खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा कि अम्मा खाना देकर कहती है इसलिए मैं खाना के पास लेकर आती हूँ। ये सुनकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। बच्ची तो मासूम और नासमझ थी, लेकिन मैं तो अक्लमंद इंसान था। मैं कैसे बना पूछे और तहकीक के किसी और का खाना लेकर खा सकता था, और वो भी एक हफ्ते से मुसलसल खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर मेरी शर्मिंदगी की कोई इंतहा ना रही थी। अब मुझे उनसे माफ मांगनी चाहिए जिनका मैं खाना खा चुका था। मैंने बच्ची का हाथ पकड़ा और इसे दुकान से बाहर लाकर गिल्ली में खड़ा किया। फिर बच्ची से पूछने लगा कि बेटा आपके अब्बा की दुकान इस बाजार में कहाँ पर है, क्योंकि मुझे लगा था कि बच्ची अपने बाप को किसी दुकान पर ही खाना देने जाती होगी और रास्ता भूल कर मुझे देकर जा रही होगी। लेकिन इस बच्ची ने कहा कि मेरे अब्बा की दुकान इस बाजार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जा रही होती हैं? तब भी इसका जवाब वही था कि मैं खाना आपके पास ही लेकर आती हूँ और अम्मा ने कहा है कि अब्बा को खाना देकर आओ। मैंने बच्ची को लाख बार समझाया कि मैं आपका अब्बा नहीं हूँ, आपकी अम्मा आपको जिनके लिए खाना देती हैं आप वहीं खाना पहुँचा दिया करो। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर आती और कहती कि अम्मा ने आपके लिए खाना भेजा है। क्योंकि मैं पहले ही इतनी दफा खाना खाकर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए आज मैंने सोच लिया था कि इस बच्ची के घर जाकर तस्दीक कर लूंगा कि उनकी वालिदा किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि बच्ची हर रोज ही शायद रास्ता भूलकर खाना मेरी दुकान पर ला रही थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी हो कि ये बच्ची सिर्फ 5-6 साल की ही थी, इसलिए इससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस दफा मैंने खाना लेने से इनकार कर दिया तो बच्ची रोती सी सूरत बनाकर वहीं खड़ी रही और बोली कि जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरना मुझे इससे खाना लेना पड़ा और मैंने बना खाए खाना वहीं टेबल पर रख दिया। वो बच्ची वापस जाने लगी तो मैंने भी वो खाना उठाया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो बच्ची पास ही एक घर में दाखिल हो गई तो मैंने डोर बेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतजार किया। थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान औरत अपनी चेहरे को दोपट्टे के निकाब से धामती दरवाजे पर आई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज किसी गलतफहमी की तहत खाना मेरी दुकान पर पहुंचा कर जाती है। गालिबन वो खाना अपने वालिद के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई दफा बच्ची से कहा भी है कि आप गलत जगह खाना देती हैं, लेकिन वो जिद करके खाना रख जाती है। बता दें बच्ची के वालिद की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुंचा देता हूँ। वो लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैं अपनी बात खत्म करके चुप हुआ तो इसने कहा बच्ची के वालिद फौत हो चुके हैं, आसपास कोई मस्जिद नहीं, इसलिए मेरी बेटी अपने वालिद के इसाल सवाब का खाना किसी दुकान पर लेकर आती है। मुझे बच्ची के यतीम होने का सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने इस बात का अफसोस किया और चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया था, लेकिन मैं अपने दिमाग से इस बच्ची और उसकी माँ के ख्यालात को नहीं निकाल पा रहा था। ना जाने उनके शौहर को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वो औरत बेवा बनी थी। वो दिन मेरा उन्हीं सोचों में गुजर गया
था। दुकान पर भी काम में दिल न लगा अब तो मैंने दुकान जल्दी ही बंद करके घर का रुख किया था। घर पहुंचकर मैं अभी अपने कमरे तक न पहुंचा था कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखकर जल्दी वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा कि आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी है। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिनकर अपने पास रख लिए। मेरी जिंदगी की डेली रूटीन थी, मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता था और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रखता। इस घर में अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे अब्बा फालिज के मरीज थे जो एक बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्होंने अपनी सेहत के दिनों में दुकान खोली थी जो हमारे घर का जरिया माश थी। अचानक अब्बा को फालिज का अटैक आया तो ऐसे में दुकान बंद करना मतलब भूखा मर जाना था। मैं कम उम्र था फिर भी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर दुकान संभाल ली थी और तब से अब तक बस दुकान पर ही होता था। मेरी जिंदगी घर से दुकान और दुकान से घर लौटने पर ही मुश्तमिल थी। अब्बा को भी अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। अब्बा की खातिर ही मैं इस घर का खर्चा उठा रहा था जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज ही 5-10 हज़ार लाकर सौतेली माँ को देता था, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक मैंने उन लोगों के लिए किया ही किया था। अब्बा मेरे एक कमरे में पड़े रहते थे, उनसे मेरा मिलना भी उनकी बीवी की इजाजत पर मौकूफ था। अगर वो चाहती तो मुझे अब्बा के कमरे में जाने की इजाजत देती, अगर ना चाहती तो हफ्ता भर में अपने बाप को नहीं देख सकता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई सवाल करने की आदत नहीं थी और ये आदत भी मुझ में मेरे बाप ने ही डाली थी। मेरी सौतेली माँ अब्बा की बहुत ही चाहती थी, जब ही इसके बाद मुझे भी उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे इस लड़की का ख्याल आ गया था जो अपने शौहर के मरने के बाद भी इसके लिए खाना भेज देती थी और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक रोटी का मोहताज था। कितनी बावफा थी वो औरत जो छोटी बच्ची के हाथ अपने शौहर के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। मुझे इसकी आला ज़र्फी पर रश्क आने लगा था। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी बावफा बीवी मिली होती तो आज हमारे घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कदर होती। रात तक अपने दिमाग में यही बातें सोचते सोचते जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले रोज मामूल के मुताबिक मैं कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा था जब सौतेली माँ ने सामने आकर मुझे कहा कि लगता है दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, इसीलिए जल्दी दुकान बंद करने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला इस घर में कोई नहीं है। तुम मर्द हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो तुम लाकर दो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे कांधों पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे रुपया तक नहीं मांगती। मैं उनसे ज्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सर हरा दिया था और बोला कि कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको कुछ पैसे ज्यादा दे सको। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रही है और उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। उसकी शादी कर दूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ करना होगा, आखिर वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं इसके लिए कुछ जहेज का सामान जमा कर सको। अगर तुम कुछ पैसों का इकट्ठे बंदोबस्त कर सकते हो तो चंद लाख का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त अपनी बेटी इस घर की गुर्बत में नहीं रख सकती। उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं चंद लाख इकट्ठे जमा नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया था और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को था, लेकिन मेरा घर बसाने की इसने आज तक कभी बात नहीं की थी। आज दुकान पर निस्बतन ज्यादा ही रश था, क्योंकि उन दिनों ईद का सीजन चल रहा था और मेरी कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला था कि कब वो प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आई थी और कितनी ही देर से मेरे फारिग होने का इंतजार करने में चौंक गया। मैंने इससे पूछा कि आप कब आई हैं, तो इसने बताया कि आधा घंटा हो गया। मुझे अपनी बेदहानी पर शर्मिंदगी हुई और फिर इससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया था, वरना लोगों ने मुझे ये 2 नवाले भी नहीं खाने देने थे। खाना खाकर मैं फिर से काम पर लग गया था। असर के करीब कुछ रश कम हुआ तो मैं फारिग दुकान में बैठा हुआ था जब मेरी नजर बाहर गिल्ली की तरफ गई। वही औरत इस बच्ची को उठाए तेज तेज कदमों से कहीं जा रही थी। बच्ची जो इसके कांधे पर थी वो देखकर मुझे परेशानी हुई। मैं फौरन अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उन्हें रोककर पूछा कि क्या मामला है। औरत ने बताया कि बच्ची पर बुखार की वजह से गुनूदगी तारी हो गई है, मैं इसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैंने अपने करीब ही खड़ी दोस्त की मोटरसाइकिल ली और बच्ची को सामने बिठाकर इस औरत को पीछे बैठने का कहा। हम 10 मिनट के अंदर अस्पताल में मौजूद थे, जहाँ फौरन बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में इसका बुखार भी उतर चुका था। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मैंने इस बात को अपना फर्ज बताकर उन्हें शर्मिंदा ना होने का कहा। फिर उन दोनों को मोटरसाइकिल पर मैं घर छोड़ने आया तो इस औरत ने मुझे अंदर आकर चाय पीने की पेशकश की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब बच्ची का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय
पी लूंगा। मैं वहां से निकलकर घर आया तो मेरे घर पर भी इमरजेंसी की सूरत हाल थी। सौतेली माँ ने कहा कि कहाँ रह गए थे तुम? मैंने दुकान पर लड़का भेजा लेकिन दुकान भी बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर मौजूद था। मैं फौरन भागकर अब्बा के पास पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि अब्बा चंद घड़ियों के मेहमान हैं, उन्हें फालिज का एक और शदीद किस्म का अटैक आया था। रात तक अब्बा इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। अब्बा की तदफीन और बाकी इंतजामात से फारिग होकर मैं चंद दिन घर पर ही रहा था। अब मेरा दुकान खोलने और काम पर बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। अब्बा की मौत का ऐसा गम लगा था जिसका बोझ दिल से उतर नहीं रहा था। मेरी सौतेली बहन भी यूनिवर्सिटी छोड़कर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझ से पैसे मांगती रहती और मुझे घर बनी चाय का एक कप नहीं देती थी कि तुम्हारी खिदमत हमारा फर्ज नहीं बनता। एक हफ्ता मेरा घर पर ही गुजरा था। एक हफ्ते के बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ते आना शुरू हुए। इसकी माँ ने इसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया था। अब्बा की मौत के दूसरे हफ्ते ही माँ ने इसका सादगी के साथ निकाह करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए मेरे सामने इसने बड़ी रकम की डिमांड की थी। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता, इसलिए हमने एक दूसरे की मुशावरत से दुकान बेच दी थी और इससे मिलने वाली रकम से बहन की शादी के सारे इंतजामात हो गए। बेटी की शादी होते ही माँ भी इसी के साथ दूसरे शहर मुंतकिल हो गई थी। चंद रोज में घर पर अकेला ही रहा था। फिर एक रोज जब घर खाली करवाने कुछ लोग आए कि उन्होंने ये घर भी फरोख्त कर दिया था और धोखे से दुकान के नाम मुझसे घर के कागजात भी दस्तखत करवा लिए। मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के बाद दुकान भी मालिकान ने खाली करने का कह दिया था। मुझे दुकान बंद किए 2 माह गुजर चुके थे। एक रोज जब मैं मजदूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था तभी वो बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल अब कहाँ चले गए थे? मैं रोज खाना लेकर आती थी लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने बच्ची को प्यार किया और इसे बताया कि ये अब दुकान मेरी नहीं रही और ना ही अब मेरा घर यहाँ पर है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। वो बच्ची रोती सी सूरत बनाकर अपने घर चली गई थी और थोड़ी ही देर बाद मेरे लिए खाना ले कर आई। मैंने इससे खाना ले लिया तो वो बोली, अंकल अम्मा कह रही है इस दिन चाय का आप कह कर गए फिर पीने नहीं आए। मैंने सोचा चलू जाते जाते ये वदा भी पूरा कर लेता हूँ और उनके घर चाय पीने चला गया था। मैं वहां गया तो बच्ची की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में मैं बच्ची से पूछने लगा कि आप लोग कहाँ से यहाँ पर आए हैं। तब इसने बताया कि जब मेरे बाबा की वफात हुई थी तो घर वाले अम्मा से बहुत लड़ते थे, इसीलिए वो घर छोड़ आए। इतने में इसकी माँ भी चाय लेकर आ गई थी और अपनी बेटी को ये बातें बताते देखकर पूछने लगी कि अंकल से क्या बातें हो रही थी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा कि आप मेरे लिए हर रोज खाना भेजती थी, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, वो खाना भेजने की मेरी नीयत सिर्फ अपने मरहूम शौहर को सवाब पहुंचाने की थी, इसमें आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। चाय खत्म करने तक मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरा घर फरोख्त हो चुका है, इसलिए मैं ये महल्ला छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन फिर अपनी कहानी बताने की बाद मुझसे रहा नहीं गया। उनको यूं अकेली औरत होते हुए अनजान महल्ले में आकर बसने की वजह पूछने के लिए मैंने ये सवाल कर ही दिया था। फिर उन्होंने बताया कि ये कहानी बहुत लंबी है, अगर आपके पास वक्त है तो सुन ले। मैंने कहा कि जरूर आप सुनाई। वो बोली, मैं भी आपकी तरह इस जमाने की सताई हुई हूँ। माँ बाप की वफात तब हुई जब मैं फकत 7 साल की थी और दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान से गए और मुझे बेरहम दुनिया के रहम व करम पर छोड़ गए। पहले मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ददियाल में चचा ने उठाई, लेकिन उनके साथ मैं 2 माह ही रह सकी क्योंकि चची मुझसे इस छोटी उम्र में घर के सारे ही काम करवाती थी और मुझे काम ना आता तो ज्यादा मारती थी। एक रोज चची की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामू तक भी पहुंची। मामू की मेरी उम्मी के साथ बहुत बुनती थी, भाई बहन में मोहब्बत थी, इसलिए मामू को मुझ पर तरस आ गया और वो मुझे अपने साथ ले आए। मामू के घर आकर चंद रोज सुकून से गुजरे थे कि मामी भी चची वाले ही रंग दुखाने शुरू करने लगी। 10 साल की उम्र को पहुंचकर मैंने सारे ही काम करना सीख लिए थे। 10 से 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन और झाड़ू वगैरह सब ही मेरे ऊपर आ गया था। अब मामू को भी मेरे काम करने से कोई एतराज नहीं था क्योंकि मामी का कहना था कि इस उम्र में ये सब लड़कियों को घरदारी सिखाने के लिए करवाना ही पड़ता है। मैं 12 साल की थी जब मामू के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली तो लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े बेटे के साथ मेरी भी इसी घर में मंगी हो गई। लेकिन मामू का बेटा बड़ा था इसलिए इसकी शादी भी जल्द ही तारीख तहा हुई और मैं छूटी थी। मेरा मंगेतर भी लगभग मेरी ही उम्र का था, इसलिए हमारी शादी चंद सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल अच्छा था इसलिए अब मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी नंद जो अब मेरी मामी की
बहू भी थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वो घर में आई तो मुझ पर से काम का कुछ बोझ भी कम हुआ था। मैं बहुत माहिर हो गई हो क्या करो, लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी। वो मामी को तो पलट कर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी मदद फिर भी करती थी। हमारी जिंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 17 साल की हो चुकी थी। मेरा मंगेतर अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर बहुत खुश होता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी कि मिल बैठकर बातें करते, इसलिए हम दोनों अक्सर छप कर बात कर लिया करते थे, जिसमें भाभी की हमें भरपूर मदद हासिल थी। ये मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वो आता तो मेरे लिए हमेशा ही कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आता। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे, तहाइफ और खाने पीने की चीजें भेजती ही रहती थी। मुझे ससुराल का बहुत प्यार हासिल था, लेकिन किस्मत मेरी अब भी खराब थी। उन दिनों भाभी हमसे थी, उनके आखिरी महीने चल रहे थे। वो अपने रूटीन के चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ आखिरी महीने चल रहे थे। वो अपने रूटीन के चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी। गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने शौहर के साथ मौजूद थी, जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। उनका बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस के वो खुद इस दुनिया से चली गई। भाभी के साथ साथ मेरी होने वाली नंद भी थी और उनका बच्चा पैदा होते ही यतीम हो गया था। मुझे अपनी यतीमी के दिन याद आने लगे तो मैंने इस बच्चे को गिले से लगा लिया और माँ की तरह इसकी परवरिश करने लगी। भाभी की मौत का अभी उनके शौहर को नहीं पता चला था। वो अभी तक अस्पताल में बेहोशी की हालत में मौजूद थे, लेकिन चंद रोज बाद एक बुरी खबर फिर आई और वो ये थी कि भाभी के शौहर की दोनों टांगें डॉक्टर्स को काटनी पड़ी थी। वो हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। ये बात सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसती खेलते घर में अब कोई हंसता था ना बोलता था, यहाँ तक के खाने पीने का होश भी किसी को नहीं होता था। मैं इस मासूम नेनसी जान को हर वक्त गोद में लिए भीटी रहती थी और ये देख कर ना जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि वो मेरी शादी इसी बच्चे के बाप से करवा दे तो मैं दोनों को ही बखूबी संभाल लूंगी। लेकिन मैं अपने मंगेतर से बहुत मोहब्बत करती थी। बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा रोने लगी तो मेरे मामू को मुझ पर तरस आ गया था, लेकिन मामी ने अपने शौहर की एक न मानी और मेरे ससुराल वालों को साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम ये रिश्ता खत्म करते हैं। वो लोग नाराज होकर चले गए थे। फिर एक रोज मामू ने मुझे पास बुलाकर पूछा कि तुम अपने साबिका मंगेतर के साथ शादी करना चाहती हो। मैंने हाँ में सर हिलाया तो मामू ने फोन करके इसे बुलाया और हम दोनों कहानी का मस्जिद में पढ़वा कर मुझे इसके साथ चोरी छुपे रुखसत कर दिया था। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक न हुई थी और उन दोनों ने ये समझ लिया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ मुझे भाभी का मासूम बच्चा छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मामू ने मुझे तसल्ली दी थी कि हम इस बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे निकाह करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वो कदर कभी ना मिल सकी जो एक खुशियों से लाई गई बहू की होती है। जब तक मेरे शौहर जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा ही हो रहा था। मेरे शौहर फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। मेरे को ड्यूटी पर गए हुए 1 माह हो चुका था। जल्द ही वो छुट्टी लेकर घर वापस आने वाले थे, लेकिन उनके वापस आने से पहले ये खबर आ गई थी कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी थी कि तुम ही मनहूस हो जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। ये सब यकीनन इस मासूम बच्चे की बद्दुआएं हैं जिसे तुम छोड़कर आई हो। शौहर की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाले हर रोज के झगड़े मुझे अंदर से खत्म कर रहे थे। शौहर की मौत के 1 माह बाद ही मुझे पता चला कि मैं हामला भी हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर पर रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो वो मुझे घर पर रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर भी मैंने जिंदगी के 4 साल वहां जानवरों की तरह रहकर गुजार दिए थे। फिर बहालत मजबूरी मुझे वो घर छोड़ना ही पड़ा था, इसलिए मैं वापस मामू के घर आई। लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामू भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और मामी ने अपने बेटे की शादी एक बेवा औरत से कर दी थी। लेकिन इस सूरत में मेरी मामी को ही घर से निकाल दिया था और अपने माजूर शौहर और उसके बच्चे पर भी बहुत जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूर और लाचार थी। मैं भला किसी की क्या मदद कर सकती थी, इसीलिए अपना सा मुंह लेकर मैं वहां से भी निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में मैंने किराए का मकान लिया और शौहर की मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने लगी। मुझे इस औरत की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। वो तो मुझसे भी ज्यादा मजबूर थी। मैं इजाजत लेकर वहां से जाने लगा तो बच्ची मेरे सामने खड़ी हो गई। इसने कहा कि अंकल अब कहीं मत
جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی مجبور تھے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی اور پھر ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔